नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के मुल्क के हालात हैं और महंगाई में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आज सोने की कीमत यानी गोल्ड रेट जो है, आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1,40,445 रुपये फ़ी तोला हो गया है 24 कैरेट सोना। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं मुल्क में। न सिर्फ मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और जहाँ तक तेल की कीमत का सवाल है, इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी हुकूमत तेल की कीमतें कम कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया है और 110 से लेकर 115 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। जबकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में 75 यानी 70 रुपये से लेकर 75 रुपये ये पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी और 48 रुपये से लेकर 55 रुपये तक डीजल की कीमत हुआ करती थी। तो बहरहाल वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इनमें दम नहीं होता, बस ये वादे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सोने की कीमत जो है, जो 24 कैरेट सोने की कीमत आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2025 को यानी 11 महीने पहले 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये फ़ी तोला थी और 22 कैरेट सोने की कीमत आपको बता दूं कि 71,500 रुपये फ़ी तोला थी। लेकिन अब इनमें 1,41,710 रुपये हो गई है फिल वक्त जो कीमत है और 1,29,900 रुपये हुई है फ़ी तोला 22 कैरेट सोने की कीमत। तो अब ये कमाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है या फिर आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं उसका है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो 2025 में जो सोने की कीमत है, आप जनवरी 2025 से लेकर अब तक यानी एक साल के दौरान 80% इजाफा हुआ है सोने की कीमत में। तो बहरहाल ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो पहली खबर हम आपको तबसरे के लिए हम नई मुजाहिद की तरफ जा रहे हैं वो है असेंबली का सरमाई इजलास। असेंबली सरमाई इजलास का आगाज हो गया है और ज़बरदस्त आगाज हुआ और वहाँ पर आपको देखें कि जो उसकी ख़ास बात थी वो केसीआर की आमद थी। केसीआर वहाँ आए और बहैसियत कायदे अपोजिशन उन्होंने असेंबली इजलास में शिरकत की, लेकिन उनकी शिरकत सिर्फ 5 मिनट रही है और उसके बाद आप देखें चीफ मिनिस्टर असेंबली हाल में दाखिल होते हैं और केसीआर की तरफ बढ़ते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं यानी मुसाफिहा करते हैं और उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं और पूछते हैं कि आपकी सेहत का क्या हाल है। और केसीआर शुक्रिया के साथ कहते हैं कि मेरी सेहत बहुत ठीक है, लेकिन 5 मिनट में चले जाते हैं। इस बारे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जब मीडिया नुमाइंदों ने पूछा कि आखिर चीफ मिनिस्टर के आने के बाद केसीआर कैसे 5 मिनट में चले गए, तो उन्होंने कहा कि वही जो सवाल आप कर रहे हैं मुझसे वो केसीआर से कर सकते हैं। तो बहरहाल चलते हैं, पहला दिन कैसा रहा और कितनी करारदादें मंजूर की गई ये बताइए नहीं मुझे। देखिए, आज असेंबली सरमाई सेशन का पहला दिन था। तकरीबन 9 महीने के बाद कायदे अपोजिशन केसीआर असेंबली पहुँचे। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे क्योंकि एक ज़माना 10 साल तक वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे थे। कायदे अपोजिशन की हैसियत से 9 महीने के बाद पहली मरतबा असेंबली को पहुंचे थे, तो सारी नज़रें उनके पर मरकूज़ थी जी। ये कहा जा रहा था कि असेंबली सेशन से पहले के वो केसीआर इस मरतबा असेंबली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आज पहले दिन केसीआर ने सिर्फ 5 मिनट में वापस चले गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाजिरी के रजिस्टर में दस्तखत की और जैसे ही साबिक़ अरकान असेंबली को खराज अक़ीदत पेश करने की जब बात है, खरादत पेश की गई, मुबाहिस शुरू होने से पहले केसीआर उठ के चले गए, जिस पर कांग्रेस के कायदीन ने सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस और बीआरएस की मिली जुली साजिश है, इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यानी मैच फिक्सिंग की बात की। मैच फिक्सिंग की उन्होंने बात। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है या फिर बीआरएस है, ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेसी कायदीन थे, ख़ासतौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि केसीआर आते हैं या नहीं आते हैं असेंबली में और इसीलिए वो आए हैं। ये देखिए, हर बार असेंबली में चीफ मिनिस्टर्स की जानिब से ये चैलेंज किया जाता है और उन्हें असेंबली पहुँच जो बाहर रह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो असेंबली पहुँच इल्ज़ाम लगाने की या फिर मुबाहिस में हिस्सा लेने की बात की जाती है, लेकिन कभी भी नहीं आए।
और एक बात बताता हूँ आपको, मैं हर 6 महीने में एक मरतबा असम्बली जिस तरह मुनक़िद किया जाता है, दस्तूरी जिम्मेदारी है वो, उसी तरह अरकान असम्बली को भी असम्बली पहुँचना ज़रूरी होता है, नहीं तो उनकी असम्बली रुकनीत ख़तरे में पड़ सकती है। जी जी जी। और हाज़िरी अगर नहीं हो तो फिर तनख्वाह भी नहीं मिलती है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद सुबह ये समझ रहे थे कि केसीआर असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे, पानी के मौज़ूआत पर जो तेलंगाना से नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर बहस में हिस्सा लेंगे, और उनके दौरे हुकूमत में जो इक़दामात किए गए थे उसको अवाम के सामने पेश करेंगे। इस तरह की बातचीत की गई थी, लेकिन आज तो सिर्फ केसीआर असम्बली में सिर्फ 5 मिनट रहे, लेकिन आज असम्बली में ज़्यादा कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। जी जी। सिर्फ वक्फ़ सिफर पे मुबाहिस हुई और कुछ करारदाद जो क्या बोलना चाहिए, इंतकाल कर जाने वाले अरकान असम्बली को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उसके बाद चंद रेजोल्यूशन पेश किए गए, लेकिन उस पर डिबेट नहीं हुआ अभी, असम्बली में पेश किए गए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक हरीश राव का सवाल है, हरीश राव ने कहा है कि सरमाई इजलास 15 दिन तक होना चाहिए, लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अगर बात है तो समझिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ यानी अपोजिशन की बात को हुक्मरान जमात अक्सर नहीं मानती। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर के ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि उन्नाव रेप केस से, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह उन्नाव रेप केस के मुजरिम व मुलजिम व क़ाती, और जो जिसे सज़ाए उम्र कैद सुनाई गई थी और उसने अपने सज़ाए उम्र कैद के 7 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं, उसे गैर यानी मशरूत तौर पर उसे आर्जी ज़मानत या अबूरी ज़मानत दे दी थी, और ये कहा जाता था कि वो रिहा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सारे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज़ें उठी और बीजेपी हुकूमत को ख़ास तौर पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया गया। बीजेपी हैबत में आ गई, परेशान हो गई, और अब फिर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक से रुकनी बेंच ने उस मुजरिम की, उस खाती की, उस रेपिस्ट की और उस दरिंदे की ज़मानत है जो उस ज़मानत पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। तो अब हाई कोर्ट का ये सवाल पैदा होता है कि क्या हाई कोर्ट ने हुकूमत के दबाव में आकर ये काम किया था, उसे आर्जी ज़मानत दी थी, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कानून पर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, इंसाफ के बारे में कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसको, उस तासुर को दूर करने की कोशिश की है। ये एक अहम बात है, क्योंकि उन्नाव रेप केस की जो मुतासिरा लड़की थी उसने कहा था कि अब मुझे सुप्रीम कोर्ट पे और अदालतों पे भी कोई भरोसा नहीं रहा। तो आप अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज, हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसने आज अदालतों की लाज रख ली, वरना यही कहा जाता कि हुकूमत के दबाव में आकर काम किया गया है। जिस तरह बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में हुकूमत के दबाव में काम किया गया था मुबैना तौर पर, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के वकला ने जो अहम जो मुमताज़ कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने, और इंटरनेशनल लेवल के जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ दबाव में किया गया फैसला है और आस्था की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर यह फैसला दे दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर उस मुकदमे में यह भी कहा था कि किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिसने भी ये काम किया है वो मुजरिम है। तो आप अंदाजा कीजिए कि उन मुजरिमीन को भी सजा नहीं दी गई, कानून का कत्ल किया गया। लेकिन यह अच्छा हुआ कि इस मरतबा कानून की जो इस्मत रेजी होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बचा लिया, कानून को बचा लिया। मैं समझता हूं उन्नाव रेप केस हुआ था, मैं समझता हूं कि बाद में ये कानून का रेप होता अगर उसकी जमानत मनसूख नहीं की जाती। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस खाती की जमानत या मुजरिम की जो जमानत दी गई थी हाई कोर्ट की जानिब से, उसके खिलाफ हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। तो नहीं मुझे साहब आप ये बताइए, कांग्रेस की अलका लांबा जो सदर महिला कांग्रेस है, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आई है, और इसलिए दबाव में नहीं आई कि हर कोई अब सड़कों पर आ रहा था। देखिए, हम पहले से उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फैसले आने की। हम 2 दिन पहले भी कहा था कि दस्तूर के 4 सुतून में एक अब अदलिया ऐसा है जिस पर लोगों का भरोसा है। हम 2 दिन पहले भी इस पर डिस्कशन कर रहे थे जिस पर उसको बुरी जमानत दी गई थी। तब भी ये कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क में आवाम के एहतजाज और वो मुतासरा की फरियाद को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर जो हुक्म इल्तवा दिया है वो काबिल सताइश फैसला है। इसकी हर सतह से इसकी सताइश होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अदलिया ही ऐसी है अब जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। एक खाती के ख़िलाफ़ जो सज़ा माफ़ की गई थी उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले से आवाम का अदलिया पर मज़ीद एतमाद बढ़ गया है। जी जी, क्योंकि जिस तरह से वो मुतासरा उसके अरकान ख़ानदान के साथ जुल्म सितम किया गया था, वो किसी से ढपी छुपी कहानी नहीं है, सबको मालूम है। जी जी, लेकिन बावजूद इसके हाई कोर्ट की जानिब से जो बुरी ज़मानत दी गई थी उस पर सवालिया निशान उठ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हुक्म इल्तवा जारी करते हुए उस फैसले को मैं समझता हूँ कि
रोक दिया है। रुक दिया है और उसकी रिहाई भी रुक गई है जी। और वैसे भी नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि हुकूमत के दबाव में ये फैसला दिया गया था हाई कोर्ट ने, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि अदालतों का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अब अदालतें अगर गलत काम करती हैं, गलत फैसले सुना देती है या दबाव में फैसले सुना देती है तो तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी। खासतौर पर यह अदालतों का कसूर नहीं होता बल्कि उन जजेस का कसूर होता है जो हुकूमत के दबाव में आ जाते हैं या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो प्रोटोकॉल होता है, जो अदालतें होती है, चीफ जस्टिस होता है, उसके पास वज़ीर आज़म जाता है तो घर पर जाता है, तो ये क्या अच्छी बात है। यहाँ कहा गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ समझौता हो रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक चीफ जस्टिस को जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुल्कियत मुकदमे का और फेथ की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला देता है और लाख दस्तावेजात और सबूत और शवाहिद के होने के मुस्लिम फरीक के खिलाफ फैसला देता है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसे राज्यसभा की रुकनियत दे दी जाती है, उसे बिठा दिया जा सकता है, राज्यसभा में बिठा दिया जाता है। रंजन गोगोई साबिक चीफ जस्टिस है, जेड सिक्योरिटी भी दी गई है उन्हें, और एक जज को आपको बता दूं कि गवर्नर बना दिया जाता है। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, तो बहरहाल अगर कोई अपने ईमान का, अपने कोई धर्म का सौदा करता है और अपनी दयानतदारी को बेच देता है तो हम और क्या कर सकते हैं, उसकी मदम्मत कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे उन्नाव रेप केस की, तो आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस महेश्वरी के साथ साथ जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसी की ज़ेर क़यादत से रुकनी बेंच ने आज शानदार फैसला दिया और हुक्म इल्तिवा जारी करते हुए अदालत की कानून की लाज रख ली है उन लोगों ने। हम उन्हें सलाम करते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है तो आपको बता दूं कि नईम वजाहत ने कहा कि ये ढकी छुपी बात नहीं है, तो आपको फिर बताना चाहते हैं कि ये जब ये मुतासिरा लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उस वक्त एक माइनर लड़की की ये जो सिंगर है यानी कुलदीप सिंगर है, बीजेपी का एमएलए था, उसने नौकरी का यानी झांसा देकर उसे अपने पास बुलाया और उसकी इस्मत रेजी की। यहाँ तक कहा गया कि उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई और जब उसका बाप इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक लड़की की, वो भी दलित लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, इज्तिमाई इस्मत रेजी की जा रही है, और बाप जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, पुलिस से रुजू होता है, तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि पुलिस लड़की का साथ दे, मुतासरा का साथ दे, ये ना देखे कि कोई बीजेपी का होगा किसी का भी। लेकिन अगर आप कानून की बात करते हैं तो कानून की यानी बालादस्ती होनी चाहिए। तो बहरहाल उसके बाप को मार दिया गया, हिरासत में उसकी मौत हो गई और आज तक उन खातियों का पता नहीं चला। फिर आप देखेंगे कि ये अपनी एडवोकेट के साथ दिल्ली जा रही थी कि उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाता है जिसमें उसकी एक खाला मर जाती है, एक एडवोकेट मर जाती है और ये बच्ची बच जाती है और उसका इलाज दिल्ली में होता है। तो दिल्ली पहुंचती है तो बस जब ये वाक़या संगीन रुख इख्तियार करता है, जब इस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है और इस दरिंदे को अदालत जो है खाती करार देकर सजाए उम्र कैद सुनाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस जज ने, हाईकोर्ट के जिस जज ने यह फैसला दिया, क्या उसने नहीं देखा इससे मुकदमे की संगीनी को, इसके जुर्म की संगीनी को? यह सबसे अहम सवाल है। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि आज लोगों का मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स और सियासी कायदीन पर से भरोसा ख़त्म हो गया है। जो भी भरोसा बाकी है वो अदलिया पे बाकी है। अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि वो फैसले देने से पहले गौर करें, शवाहिद का जायज़ा लें, सबूतों को देखें और मुतासरा की सुनें, इसके बाद फ़ैसला करें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जल्दबाजी में फ़ैसले दिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रुक जाते हैं। इससे पहले हमने भी देखा कि बिल्किस बानो का केस था जी, हुकूमत गुजरात ने उनके मरकज़ी हुकूमत ने भी जी उनकी तायद से शायद मैं समझता हूँ, जी हाँ, तायद की, यानी मुद्दत जो सजा की मुद्दत थी उससे पहले रिहा कर दिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें वास्ता है। जी, तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक जैसा कि नईम वजाहत ने याद अच्छा दिलाया, बिल्किस बानो का आपने देखा कि मरकज़ी हुकूमत यानी मोदी की हुकूमत, मोदी जी बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, यानी नारी शक्ति के नारे लगाते हैं। और आपको यही बता दूं जिस वक्त बिल्किस बानो के खातियों को, उनके जानियों को, उनके कातिलों को, उनके अरकान ख़ानदान के कातिलों को जब यानी सज़ा मुकम्मल होने से पहले ही सज़ा दी यानी रिहाई दी जानी थी, यानी माफ़ किया जाना था, तो उससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाल किले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नारी शक्ति की बातें कर रहे थे। इन बेचारों को नारी शक्ति की बातें जेब नहीं देती उस वक्त, जबकि बिल्किस बानो जो गुजरात की बेटी थी, नरेंद्र मोदी को ज़रा एहसास होना चाहिए था। बहरहाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत और बीजेपी की गुजरात हुकूमत डबल इंजन हुकूमत है। उसने इस तरह के खातियों को सिर्फ इसलिए शायद माफ़ किया होगा कि वो हिंदू थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजहब की बुनियाद पर आप किसी की सज़ा माफ़ कर रहे हैं, मुकदमात वापस ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर फसादात के जो मुलजिमिन हैं
انہوں نے اپنے جیسے ہی اقتدار میں آیا مقدمات واپس لے لیے. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے لوگوں میں بے چینی بڑھتی ہے، اور انتقام کی جو بات آتی ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. جی 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 بہتر یہ ہوتا ہے کہ قانون کو اپنا کام کرنا دینا چاہیے، پولیس کو غیر جانبداری ہونا چاہیے، اور قانون دان کو بھی مظلوموں کے لیے بہتر انداز میں لڑنا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اناؤ ریپ کیس ہے، یہ بہت ہی اچھی سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہے. سپریم کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا ہے، اور مجرم کو جو ضمانت دی گئی تھی ہائی کورٹ کی جانب سے، دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کے خلاف حکم التباس جاری کیا ہے. اور ایک اہم بات بتا دوں، جیسا کہ ہم نے سونے کی بات کی کہ سونا جو ہے بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. 1,41,710 روپے فی تولہ یعنی 24 کیرٹ کا سونا ہو گیا ہے، اور 1,29,900 روپے فی تولہ 22 کیرٹ کا سونا ہو گیا ہے. تو اور میں نے یہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک سال کے دوران یعنی 2025 کی جنوری سے لے کر آج کی تاریخ تک یعنی 29 دسمبر 2025 تک سونے کی قیمت میں 80% سے زائد اضافہ ہوا ہے. 81% کا اضافہ ہوا ہے. اور چاندی کی قیمت آپ حیرت ہو جائیں گے جان کر، اس کی قیمت 2,75,000 روپے فی کلو گرام چاندی ہو گئی ہے، جبکہ 48,000 روپے فی کلو گرام چاندی تھی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں گزشتہ ایک ہفتہ کے دوران 20,000 روپے کا اضافہ ہوا کلو میں چاندی کی قیمت. جی جی. اب جس طرح کہ آپ نے سونے کی قیمتوں کا بات بتا رہے ہیں، سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. جی ہاں جی. بتایا جا رہا ہے کہ 2021 میں نئے سال میں اس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے فی تولہ ہو جائے گی. جی جی. آپ بتائیے اگر اس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، اب جب مرکزی حکومت سے یا پھر اس کے حکومت کے ذمہ داروں سے بات چیت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بات کرتے ہیں. جی جی. ایک طرف لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، دوسرا امریکہ کی جانب سے ٹیرف لگا دیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پہ اگر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تبدیلیوں کے لحاظ سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اپنے ٹیکسز میں اگر نظر ثانی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں قیمتیں پٹرول کی ہو یا پھر سونے کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں جہاں تک پٹرول کی قیمت کا سوال ہے، 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو پٹرول کی قیمت جب 75 روپے سے لے کر 70 سے لے کر 75 روپے تھی فی لیٹر پٹرول، اور ڈیزل کی جو قیمت تھی وہ 48 روپے تھی، ہم بہت کم قیمتیں کر دیں گے. اور نریندر مودی نے کہا تھا گیس سلنڈر کی قیمت 400 روپے 450 روپے ہوا کرتی تھی، آج دیکھیں گے کہ 1100 روپے سے زائد اس کی قیمت ہو گئی ہے. تو یہ کمال ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کا، جو کہتے ہیں کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. تو بہرحال ناظرین 24 کیرٹ سونے کی قیمت ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ کس قدر 1,41,710 روپے ہو گئی ہے. 22 کیرٹ سونے کی قیمت آپ کو بتائی ہے کہ 1,29,900 روپے ہو گئی ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ سونا دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہندوستان ہے. لیکن چاندی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں چاندی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے چین میں، اور چین نے چاندی کے ایکسپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکسپورٹ پر جو پابندی ہے چین نے عائد کی ہے وہ 2027 تک جاری رہے گی، یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو چین جو ہے سولار پینل سب سے زیادہ تیار کرتا ہے، الیکٹرانک جو سیلز ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے یعنی تیار کرتا ہے، اور الیکٹرانک وہیکلز بھی سب سے زیادہ چین میں تیار ہو رہی ہیں. تو چاندی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ چین ایسا ملک ہے دنیا کا کوئی بھی پروڈکٹ تیار کر لیتا ہے، اس کا ماڈل بنا لیتا ہے. جی جی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کی ترقی کی جو وجہ ہے، وہاں کی جو ورک جو کلچر ہے بہت اچھا ہے. یعنی گھریلو جو جی ہاں گھریلو صنعت کو جس طرح سے وہاں پر فروغ مل رہا ہے، لوگ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. جی. حکومتوں پر انحصار نہیں کرتے یا پھر کسی اور پر انحصار نہیں کرتے، اپنی محنت خود کرتے ہیں. جی جی. جس کے نتیجے میں چین کی جانب سے مختلف پروڈکٹس تیار کیے جا رہے ہیں. آپ دنیا کا کوئی بھی ماڈل لے لیجئے، چین میں بن کے تیار ہو جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نریندر مودی حکومت کو جھٹکوں پر جھٹکا لگ رہا ہے، اور خاص طور پر دیکھیں گے سپریم کورٹ یہ جھٹکے لگا رہی ہے. پتہ نہیں اب آگے چیف جسٹس کے بارے میں مودی حکومت کیا رائے رکھے گی. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ نے عزت بچائی ہے قانون کی، وہ بھی یعنی اناؤ ریپ کیس کے مجرم کو دی گئی جو ضمانت تھی اس پر حکم التباس جاری کرتے ہوئے. آج ہی ایک اور مقدمے کا زبردست فیصلہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اراولی جو جنگلاتی علاقہ ہے یا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر کان کنی کی اجازت دینے سے متعلق اپنے ہی فیصلے
पर रोक लगा दी है, हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये इस मरतबा भी कानून को बचाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठाई जा रही थी कि तकरीबन 900 किलोमीटर तक फैले हुए, यानी दिल्ली से लेकर अहमदाबाद गुजरात तक फैले हुए एक जंगलाती इलाके को, एक जंगलाती पट्टी को, और आप बता दूं कि पहाड़ी सिलसिले को कानकनी के लिए खोल देने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी, लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया होगा कि वो कानकनी की जो बात की जा रही है, अगर उसका जंगल वगैरह कटवाई दी जाती है तो माहौल ख़राब हो जाएगा। जी हाँ, जी, आलूदगी में इजाफा हो जाएगा। जी, जी। दिल्ली की सूरत हाल को हम देख रहे हैं, मस्जिद और शहरों को दिल्ली बनाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा शायद तमाम तजावीज़ों को, दलीलों को देखने के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से खुद दस्तबार इख्तियार किए और फिर पाबंदी आयद कर दी। और आप देखेंगे कि जो मरकज़ी वज़ारत माहौलियात है, उसका एक पैनल था, उसने सिफारिश पे की थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप हम माहिरीन हैं, माहिरीन माहौलियात है, आपको ये मशवरा देते हैं कि आप इस बात का हुक्म जारी करें कि 100 मीटर की जो बुलंद ही पर पहाड़ियाँ हैं वो नहीं काटेंगे और नीचे जो रहेंगे वो काटेंगे। तो आपको बता दूं कि तकरीबन 92% जो है वो 100 मीटर से कम है। तो अब इसका मतलब पूरे काटने की आपको इजाज़त मिल गई थी। जंगलात अगर काटते हैं तो ऑक्सीजन जो दे रहे हैं जंगलात, इवन आपको बता रहा हूँ कि बाद रियासतों की पीने के पानी की जो ज़रूरत है, कम से कम 30% ज़रूरत उसी जंगल से पूरी होती है। देखिए, जब इतना बड़ा आपके पास ज़ख़ीरा है पानी का, तो इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। शायद अदलिया को पहले गुमराह किया गया था होगा, इसके बाद अब सही दलाइल पेश की गए अदलिया के सामने, तो अदलिया ने भी इसको कबूल किया है और स्टे दे दिया है। मैं समझता हूँ ये अच्छे, आज आप 2 खबरें की बात की है, जी जी जी, 2 भी अच्छी खबरें हैं जिसकी हम सताइश की जानी चाहिए। जी जी, क्योंकि जब हुकूमतें नाकाम हो जाती है, सरकारी मशीनरी नाकाम हो जाती है, तो अदलिया की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अदलिया इस तरह के जब फैसले करती हैं तो मैं समझता हूँ कि आवाम में इनका एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है। जी जी जी, बहरहाल नईम साहब, देखें आप, जहाँ तक अवामी भरोसे का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या हाई कोर्ट को चाहिए कि ऐसे फैसले दे जिससे अवाम का भरोसा बना रहे। अब देखिए कि लड़की, उसकी बार यानी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई, उसकी इनफरादी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई, नौकरी का बहाना देकर उसके बाप का कत्ल कर दिया गया, उसके आंटी का कत्ल कर दिया गया, उसके एडवोकेट का कत्ल कर दिया गया, यानी आप देखिए तबाही बर्बादी मचाई गई। लेकिन पता नहीं कैसी उसकी मदद हुई है। जो समाजी जहदकार सामने आए हैं, यकीन मानिए उन लोगों ने हिंदुस्तान का इमेज ख़राब होने से बचा लिया है। बिल्कुल सच का। आप देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी कानून की अहमियत है। जी जी, जिस तरह से उन्नाव के मुतासिरा को इंसाफ मिला है, उसने भी बहुत खुशी का इजहार किया है। मुतासिरा ने भी मीडिया से बातचीत की है और उसने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेलकम किया, खैर मकदम किया है। जी जी, मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसले जमहूरियत की रूह होते हैं। बिल्कुल। और दस्तूरी इक़दार को निभाने में या फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में ऐसे फैसले मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए दूसरी जब मिसाल बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में और कोई जब मसला आता है या फिर दूसरे कोर्टों में जब मसला आता है इस तरह का, तो ये हवाला दिया जा सकता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से रोक लगाई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल जहाँ तक अरावली जंगलात का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको फैसला सुना दिया है, इस सिलसिले में सारी हिंदुस्तान में हलचल मच गई थी। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हुकूमत को छोड़िए, बीजेपी कायदीन को छोड़िए, वो तो दिफा कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि 900 किलोमीटर पर अगर एक जंगलाती इलाका है या पहाड़ी सिलसिला है, और पहाड़ आपको बता दूँ कि ये होते हैं ज़मीन के किले होते हैं, यानी मिस्मार जिसे अरबी में कहा जाता है, नेल्स जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, वो होते हैं जिसके नतीजे में जो ज़मीन में अदम तवाज़ुन पैदा होता है या ज़लज़ले या के झटके महसूस होते हैं, उससे बचते हैं इन पहाड़ों की वजह से। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये फैसला बहुत ही गैर मामूली है, हम इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देते हैं। और नईम साहब, ये बता दूं कि जहाँ तक इस फैसले का सवाल है, ये फैसला अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ज़ेर क़यादत एक से रुकनी बेंच ने दिया है। आज के जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं वो तारीख साज फैसले रहे हैं, बहुत गैर मामूली जी, जिसकी हर तरह से सताइश होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कल अखबारात में इसकी सुर्खियाँ बन के नहीं, बिल्कुल आएंगी। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फ्लैश न्यूज़ है, ये जो अखबारात में आएंगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आएंगी। जी बिल्कुल सही कहा। जी जी, वैसे भी नाज़रीन, जी जी कुछ बता। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हुक्मरान और जो फैसले साज कानून साज एजेंसियाँ खामोश रहती हैं, उस वक्त अदलिया अगर फैसले करते हैं तो मैं आवाम का एतमाद मज़ीद, बार बार यही करूँ, आवाम का एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसलों में बहुत अच्छे, 2 मामलात में अच्छे फैसले सुनाए हैं।
उम्मीद करते हैं कि इस तरह से और भी मज़ीद फैसले आएँ जो कई सालों से ज़ेर इल्तवा हैं और मुल्क को बचाने वाले फैसले आए। जी हाँ, देखो हम देख रहे हैं दिल्ली की हालत क्या है। जी हाँ, जी हाँ। अगर आज दिल्ली पे हम तवज्जो नहीं देते अभी भी तो फिर दिल्ली का मुस्तकबिल तारीख बन जाए। लोग दिल्ली छोड़ने पे मजबूर हो रहे अरे दारुल हुकूमत बाकी नहीं रहेगा दिल्ली। बाकी नहीं रहेगा। जी जी। बिल्कुल सही कहा आप। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक चंदे का धंधा है, चंदे का धंधा बीजेपी का धंधा ये कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है जिसके 14 करोड़ मेंबर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नड्डा कहते हैं, जेपी नड्डा जो सदर बीजेपी है वो दावा करते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 14 करोड़ अरकान हैं और सबसे दौलतमंद पार्टी है, उसके पास 10,000 करोड़ से ज़ायद के इमलाक हैं, यानी नकद रकम भी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके पास इतना पैसा आ गया है, रखने के लिए जगह नहीं है। तो बहरहाल बीजेपी के बारे में हम बताते हैं कि सिर्फ 2025 में ये एक ही साल में उसने 6,088 करोड़ रुपए चंदा वसूल किया है, यानी ये चंदे का धंधा है। और आपको ये बता दूं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या दूसरे टाटा हो, तमाम कंपनियों ने बीजेपी को दिल खोल कर चंदे दिए हैं। और हद तो ये है कि चंदे का धंधा आप पीएम केयर्स के जरिए भी हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने वादे तौर पर कहा कि हम पीएम केयर्स फंड जो है उसमें जो रकम आ रही है उसके बारे में तफसीलात नहीं बताएंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि चंदे का धंधा कैसा चल रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, 6,088 करोड़ रुपए एक ही पार्टी को मिलते हैं, और वो भी तमाम पार्टियों को मिलने वाले चंदों से यानी 50% ज्यादा है। तो ये बहुत ही अजीब गरीब बात है। ऐसा लगता है कि 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास कितना है? जी जी जी, 140 साल नहीं है, उसके पास 512 करोड़, अब तो 122 करोड़ हो गए हैं। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। जी जी। जबकि वो 60-65 साल उन्होंने मुल्क पर राज किया है और मुख्तलिफ रियासतों पर राज किया है। जी जी। बीजेपी के अब 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, 11 साल मुकम्मल हो रहे हैं मरकज़ी हुकूमत में। बीजेपी के 11 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 11 साल में 10,000 करोड़ रुपए की जो आमदनी बताई गई है, मैं समझता हूँ कि कोई भी आपके पार्टी में चंदा क्यों देगा बताइए। जी जी। जब तक उसने फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया, जी हाँ, जी हाँ। वो आपको आपकी पार्टी में चंदा नहीं देंगे। बिल्कुल। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको रियायतें दी गई होंगी, या फिर उनको कुछ फ़ायदे पहुंचाए गए होंगे, या उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पार्टी को चंदा दिया। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से दिए जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तंज़ व मिज़ाह का सवाल है, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहा जाता है, इससे मिज़ाह जिसे कहा जाता है, तो आजकल सोशल मीडिया पर एक रील चल रही है। 2 लड़के हैं, एक से पूछता है एक तीसरा शख्स कि भाई आप किसको वोट देंगे? वो कहता है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो फिर दूसरे से पूछता है कि आप किसको वोट देंगे? वो कहता है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो वो तीसरा शख्स जो उनका इंटरव्यू ले रहा था वो पूछता है कि भाई आप भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आप भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वजह क्या है? तो दूसरा लड़का कहता है, जिसने जवाब दिया कि मैं भी बीजेपी को वोट देने वाला हूं, तो वो कहता है कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में मुल्क को जितना लूटने के लिए कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए, बीजेपी ने सिर्फ 11 साल लगाए, तो चलो उसी को देते हैं वोट। तो ये इस तरह के जो चुटकुले हैं, इस तरह के जोक्स है, वो अब सोशल मीडिया पे फैलने लगे हैं, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैसे भी नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2014 के आम इंतखाबात के मौके पर, जबकि उन्हें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया था, उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं इक़्तिदार में आता हूं या बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो हम बैरूनी ममालिक में जो सिया धन है या ब्लैक मनी है वो वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवाएंगे। लेकिन अब तक 15 लाख रुपए तो नहीं आए। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी के खाते के बारे में ये कहा जा रहा है कि हर आधे घंटे में 15 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। वही चाहते थे वो। अच्छा, ये था। यही जी 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 जी। आपने देखा कि मुलाजिमतों की बात की गई थी। जी 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 जी। तो अमित शाह ने क्या कहा? पकौड़े तलो। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने कहा, और इन्होंने कहा जुमलाबाजी कहा। हाँ। तो बीजेपी की जानिब से जो वादे किए गए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए गए जी, और ना ही आवाम की जानिब से ये पूछा जा रहा है कि आपने वादे क्यों नहीं किए। जी जी जी। सिर्फ जब भी इंतखाबात आते हैं बीजेपी मज़हब का जहर घोलती है, नफ़रत फैलाती है और नौजवान नस्ल जो हमारे उसमें बहक जाती है और बीजेपी को वोट देती है। बीजेपी को अंदाज़ा हो गया कि अब उन्हें दोबारा कामयाब होने के लिए अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नफ़रत को कितनी अच्छी तरह फैलाते हैं आप, उससे उनको इतनी कामयाबी हासिल होगी। बिल्कुल अच्छी बात कही। वैसे भी अक्सर दानिश्वरों का यही ख्याल है कि बीजेपी
मजहबी अफीम देकर लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों का मजहबी वो सियासी इस्तिसाल कर रही है। नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बीजेपी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 14 करोड़ इसके अरकान हैं, यानी मेंबरशिप के हिसाब से देखा जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि उस के जो 14 करोड़ अरकान है वो उसकी ताकत है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 142 करोड़ हमारी आबादी है और 14 करोड़ उसके अरकान बताए जाते हैं, तो बहरहाल 90% उसके खिलाफ है, इसका मतलब ये है। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि मुख्तलिफ रियासतों में इक़्तिदार का सवाल है, 20 रियासतों और मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में बीजेपी के ज़ैर क़यादत एनडीए की हुकूमत है और 13 से लेकर 14 रियासतों में खुद बीजेपी की हुकूमत है। इसका मतलब यानी आज़ाद तौर पर उसे किसी की तायीद और हिमायत की ज़रूरत नहीं है। ऐसी 14 रियासतें हैं, जबकि अगर सब मिला के बात करें तो 20 रियासतें ऐसी हैं, मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एनडीए की हुकूमत है। और आपको बता दूँ कि जो मुखालिफिन हैं बीजेपी के, जो अपोजिशन है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ अरकान है, लेकिन वोट चोरी में भी वो नंबर 1 है। जी, ये तो इल्ज़ाम है, लेकिन बार बार सबूत के तौर पर पेश किया गया। राहुल गांधी ने कई सबूत पेश किए, इलेक्शन कमीशन इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट भी मानने को तैयार। जी जी, तो अगर इस तरह का हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में जहाँ भी इंतख़ाबात होंगे वहाँ पर बीजेपी कामयाब होकर आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 2025 जो हमारे से रुखसत हो रहा है, और इसी दौरान ख़बर आई है कि खालिदा ज़िया, बेगम खालिदा ज़िया जो बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी हालत इंतहाई नाजुक है और यानी उनकी सेहत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस तरह की बातें की जा रही है। जबकि उनके फ़र्जंद जो है रहमान, वो बांग्लादेश भी आए हैं और आप देखा कि 17 साल बाद वो बांग्लादेश पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा बांग्लादेश में जो इंतखाबात होंगे उसमें बीएनपी जो है, यानी खालिदा ज़िया की जो पार्टी है, उसे ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने वाली है। लेकिन इस खबर पर हम बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन एक खबर जो सबसे बहुत मैं समझता हूँ कि अहम है, वो ये है कि 2026 अब हम दस्तक दे रहा है और 2026 के बारे में ये कहा जा रहा है कि नए साल में दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बर्बादी होगी, हर तरफ जंगी माहौल होगा और यहाँ तक कि पानी के मसले पर जंगें छिड़ जाएगी और अमरीकी मफादात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कई एक बीमारियों का शिकार भी हो जाएंगे। तो बहरहाल अमेरिका का एक थिंक टैंक है, यानी दानिश्वरों का एक इदारा है, दानिश्वरों व मुफक्किरीन का इदारा है। उन लोगों का कहना है कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है और जंग व जद्दाल की तरफ बढ़ रही है और आलमी जो अमन है और अमरीकी कौमी सलामती है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं। और इन माहिरीन का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग भी हो सकती है और जो जौहरी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, ये कहा जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि पानी के मसले पर जंगें होंगी, तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर पानी बंद कर दिया है। नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, पाकिस्तान तलमला उठा है और अब हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए एक तीर दो शिकार करेगा, हिंदुस्तान को भी तबाह करेगा और पाकिस्तान को भी तबाह करेगा। देखिए, अमेरिका तो वही चाहता है कि सारी दुनिया पे उसकी दादागिरी चलती रहे, लेकिन हम पड़ोसी ममालिकों की जिम्मेदारी है जी कि हम अपने मसाइल को समझें और एक टेबल पर बैठ के उसको हल करने की कोशिश करें। अगर हमारे मसाइल के दरमियान बाहर वालों को जब बुलाया जाता है तो वो आके हमारे मसले को हल तो नहीं करेगा, लेकिन मज़ीद बिगाड़ के चले जाए। जी तो हम दोनों जो भी पड़ोसी ममालिक है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे तीसरे फरीक को उसमें शामिल करे बगैर मसले का हल निकाले। और रही बात आपकी कि पानी के लिए जंगें होंगी, वो तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, पानी की किल्लत भी हम देखते आ रहे हैं जी। लेकिन साथ ही साथ हर मुल्क को इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का किस तरह से सामना किया जा सके। जी, उसके जी। लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, जी। हमारी नौजवान नस्ल को उसके लिए तैयार करना चाहिए। हमारे पास जो भी ज़राए हैं उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी होगी। जी जी जी। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाएंगे, तो फिर हमारी तरक्की थम जाएगी। अगर किसी एक तबके को दबाया जाएगा, एक तबके की हौसला अफजाई की जाएगी, तो आप मुल्क की कामयाबी के लिए जो तरक्की का बुनियाद रखनी चाहिए वो नहीं रह सकते आप।
जी जी, उसमें पेश खैर से ये भी की गई कि अफ्रीका हो या फिर मशरिक़ वस्ता हो, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही आएगी, इस तरह की बात भी कही गई है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए इसराइल ज़िम्मेदार होगा, और इसराइल इसलिए ज़िम्मेदार होगा कि वो जो भी मुस्लिम ममालिक है, ख़ास तौर पर उसे चैलेंज करने वाले मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पर ज़रूर मदाखलत करता है। और आप ये भी देखें कि किस तरह इसराइल ईरान पर हमले का मनसूबा बना रहा है। हो सकता है 2026 में इसराइल ईरान जंग छिड़ जाए, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं और उसे जंगी मुजरिम भी करार दिया गया है आलमी सतह पर, वो अमेरिका जा रहा है और वो ट्रंप से मुलाकात करेगा और ट्रंप से इजाज़त लेकर आएगा कि क्या हम ईरान पर हमला करें। तो बहरहाल अगर ट्रंप उसे इजाज़त देते हैं तो समझिए कि ये हमला कर सकता है और फिर एक मशरिक़ वस्ता में तबाही और बर्बादी का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का भी इसमें जिक्र किया गया है पेशकशी में, और कहा गया है कि तबाहकुन जंगें होंगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी, और इस सिलसिले में जो बड़ी ताकतें हैं वो अहम किरदार अदा करेंगी। तो बहरहाल अमेरिका एक तीर से तीन शिकार करेगा, एक शिकार तो हिंदुस्तान को बनाएगा, दूसरा अफगानिस्तान को, तीसरा बनाएगा पाकिस्तान को। हिंदुस्तान को कैसे बनाएगा, आपको बता दूं कि अब हिंदुस्तान और तालिबान में बहुत खुरबत पैदा हो गई है, और बगराम एयरपोर्ट जो है या फ़िज़ाई अड्डा है, वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा फ़िज़ाई अड्डा था, जहाँ से वो हिंदुस्तान पर और चीन पर नज़र रखा करता था, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो सरगर्मियाँ हैं उस पर भी निगरानी किया करता था। लेकिन तालिबान ने बड़ी बेइज्जती के साथ उसे वहां से निकाल दिया, और फिर अमेरिका चाहता है कि बगराम जो बंदरगाह है उसे वापस दे दी जाए। लेकिन ये इत्तलात आ रही है कि तालिबान ने इसका इंतजाम हिंदुस्तान को देने का फैसला किया है। मैं समझता हूँ अगर तालिबान हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को अपने सरजमीन से वहाँ अगर अमेरिका को हटाता है वो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी चीन की तरफ जाने की कोशिश करेगा जी, क्योंकि चीन भी ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एशिया में तरक्की याफ्ता मुल्क जी 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 हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास वैसे बहुत से माहिरीन मौजूद है जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। इवन कांग्रेस के कायदीन से मदद ले सकते हैं, लेकिन मोदी नहीं लेते, क्यों पता नहीं। नहीं देखिए, लेना चाहिए। आज आपको मुल्क के मफाद के लिए अब रियायत बता रहा हूँ आपको मैं। रियायत जो हमारा जो रिवायती अंदाज़ है, शाइस्तगी वगैरह जो है हमारी, आज असेंबली को 9 महीने के बाद केसीआर पहुँचे। जी जी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी नशिस्त उठकर उनके पास जाके मुलाकात की और उनके से मुसाफा किया और आपकी सेहत कैसी है उसके बारे में दरियाफ्त किया। तो आप क्या, अगर ये काम किया है रेवंत रेड्डी, तो क्या रेवंत रेड्डी छूटे हो गए? वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि कायद अपोजिशन का कांग्रेस पार्टी के पास एक ओहदा है, वो ओहदा अवाम ने दिया है। जी हाँ, तुमने नहीं दिया, मोदी नहीं दिया ना, बीजेपी की मेहरबानी है, वो अवाम की मेहरबानी है। तकरीबन 100 नशिस्तों पर लोकसभा की कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ 10 साल के बाद कांग्रेस को कायद अपोजिशन का ओहदा मिला है। वो ओहदे का एहतराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिस तरह वज़ीर आज़म का ओहदा अहम होता है पार्लियामेंट में, उसी तरह कायद अपोजिशन का ओहदा भी अहम होता है। उसका एहतराम करना मरकज़ी हुकूमत की, वज़ीर आज़म की, स्पीकर की और मरकज़ी वज़रा की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत में या फिर मोदी हुकूमत के जो वज़रा हैं उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाकी नहीं रहे। क्योंकि आप देखेंगे कि रूसी सदर पुतिन जब यहाँ पर आते हैं हैदराबाद हाउस में, उनके लिए इशाइये का एहतमाम किया जाता है, तो आपने देखा कि उसमें शशि थरूर को बुलाया जाता है, लेकिन कायदे अपोजिशन को नहीं बुलाया जाता। लेकिन ये गलत रिवायत है जी, किससे बड़ी बात है। इससे पहले जो भी हुकूमतें हुआ करती थी वो अपोजिशन को बुलाया करती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन को उससे दूर रखना बैरून क़ायदीन से, कि ये हुकूमत डर रही है कि इनकी जो खामियां हैं उसका जो पर्दाफाश कायद अपोजिशन उन ममालिक के सरबराहों के सामने ना कर दें, जो ये उससे डर है इनको। और डर की वजह से शायद कायद अपोजिशन को नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ, बीजेपी के उस बागी कायद को बुलाया जा रहा है, कांग्रेस के उस बागी कायद को बुलाया जा रहा है जो कांग्रेस की खुलेआम पॉलिसियों की मुखालिफत कर रहा है और बीजेपी की पॉलिसियों की तायद कर रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि बिहार का इलेक्शन हुआ था। बिहार के इलेक्शन में राहुल गांधी ने वहाँ पर काम किया था और वहाँ की नीतीश कुमार हुकूमत को की नाकामियों को आवाम के सामने उछालने की कोशिश की गई थी। इंतखाबात ख़त्म हो गए। ये अलग बात है कि बीजेपी और नीतीश दोबारा जीत के आ गए वहाँ पर, लेकिन जो कांग्रेस के जो रुकन पार्लियामेंट है जिन्हें कांग्रेस के एआईसीसी सदारत में शिकस्त हुई है, शायद उसका उन्हें बदला लेना है, क्या है पता नहीं, लेकिन वो शशि थरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं।
जी, ये बहुत अजीब और गरीब बात है। हालांकि उनकी पार्टी के जो बॉस हैं वो तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो दोनों में कौन अच्छा काम कर रहे हैं ये मालूम हो जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह की खबरों का सवाल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2026 का साल जो है वो बहुत ही भयानक साबित होने वाला है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए खुशियाँ लाए, ख़ासतौर पर आलम इस्लाम के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाजुक मरहले से गुजर रहा है। और आपको ये भी बता दूँ कि इसलिए कि हर मुस्लिम मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कुदरती वसाइल से मालामाल सूडान को तकसीम करने की कोशिश की गई, जनूबी सूडान अलग कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ अब भी कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला जारी है, कत्ल आम किया जा रहा है और जो मुताहरिब ग्रुप्स है वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। फिर आपको नई जो खबर है, सोमालिया वो भी कुदरती वसाइल से मालामाल अफ्रीकी मुल्क है और वहाँ पर सोमाली जो लैंड है भाई उसको भी तकसीम किया जा रहा है और इसराइल ने उसे तस्लीम भी कर लिया है। इसमें जो तुर्की के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है अहमद दाऊद ओगलू का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह इस मुल्क को तस्लीम किया है वो मुस्लिम ममालिक में तकसीम करने या उसमें फूट डालने और उनकी बका के या उनके वजूद को मिटाने के लिए ऐसा किया गया है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात यही कही है कि इसराइल खलीज अदन से बहीरे अहमर की जो बरबीरा बंदरगाह है वहाँ तक रसाई चाहता है, क्योंकि वो बिजनेस कर सकता है और मगरबी ताकतों से मिल सकता है। और वहाँ उस पर जो जिस तरह का सोमाली लैंड पर उसने तस्लीम किया है, सोमाली लैंड को अलग मुमलिकत, उसमें तमाम मुस्लिम ममालिक ने उसकी मुखालिफत की है और कहा कि इसराइल अहम मुस्लिम मुल्कों मिस्र और सऊदी अरब को घेर रहा है। और देखिए ग्रेटर इसराइल जो है ना उसके मनसूबे को कामयाब बनाने की ये कोशिश है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम देखेंगे सऊदी अरब का भी बड़ा रोल है ना साहब। सऊदी अरब ने कहा है कि हमें भी घेरने वाला है, सऊदी अरब ने भी मुखालिफत की है। अब कर रहे हैं, जब उनके ऊपर बात आ रही है तो कर रहे हैं। फिर ग्रेटर इसराइल का जो है, इसराइल का जो फलसफा है, जो मंसूबा है, उसमें क्या तायद नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका में कैलिफोर्निया जो रियासत है वहाँ रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली दो सहेलियाँ हैं, दो लड़कियाँ हैं, भावना है और एक मेघना है। दोनों एक सड़क हादसे में फौत हो गई हैं। ये अफसोस की बात है कि जो बच्चे तालीम हासिल करने चाह रहे हैं, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, अपने वालिदीन को की रेस्पेक्ट बनाई या फिर उनके लिए खुशियों का सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो अक्सर ऐसे वाक़यात में हादसात में हलाक हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन हम सिर्फ उनके लिए ताज़ियत का इज़हार कर सकते हैं, अफसोस का इज़हार कर सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।